वीडियो काफ़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट भी बनाया है। तो अभी आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। न चाहते हुए भी लेखिका पल पल उठकर आगे चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद पल पल परिवर्तित हिमालय की सुंदरता दिखाई देने लगी। कभी कभी संपूर्ण सौंदर्य दिखाई दे रहा था और सब कुछ बादलों से ढका। सब कुछ बादलों से ढका हुआ था। लेखिका को लगा मानो प्रकृति उसे सयानी बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है, अर्थात सिक्किम का हिमालय उसे समझा रहा है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि लेखिका उसको अच्छे से समझ चुकी है। धीरे धीरे जब धुंध की चादर हटी तो लेखिका ने आया पहाड़ के बीच, ये पहाड़ का नाम अभी, झरनों, फूलों, घाटियों तथा वादियों के दुर्लभ नज़ारों को देखा। वहीं कहीं चिक्रग्रीन लिखा लिखा था। क्या लिखा था? चिक्रग्रीन लिखा था। प्राकृतिक छटा देखकर लेखिका सोचने लगी कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो जाता है। लगातार बहते झरने, प्रवाहित होती तिस्टा नदी, सामने उठती धुंध, आकाश में आवारा बादल, धीमी धीमी हवा तथा फूल, सब कुछ बड़ा सुंदर लग रहा था। तब लेखिका को पहली बार महसूस हुआ कि निरंतर चलते रहना ही जीवन का आनंद है। इसको देखकर, झरने को देखकर उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है ना? झरने को देखकर उन्होंने ये सारी बातें कही थी। लेखिका प्रकृति के सौंदर्य में आत्मसात होती जा रही थी, अर्थात तुझे उसमें वो घुल मिल रही थी। उसे लगा कि वह ईश्वर के निकट है। प्रातःकाल सीखी गई प्रार्थना उसके होठों पर आ गई। समझ गए ना वो कौन सी? साना साना हाथ जोड़ी। तभी उसकी ब्रह्म भावना सूखी शाखा के समान टूट गई। लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी ने पत्थरों पर बैठकर पत्थरें तोड़ रही थी। पहाड़ी ने, समझ गए ना? पहाड़ों में, सिक्किम में रहने वाली औरतें, उनको क्या कह रहे थे? पहाड़ी ने। वो पत्थर तोड़ रही थी। उनके शरीर बड़े कोमल थे, लेकिन वह कठोर परिश्रम कर रही थी। अर्थात सिक्किम राज्य की महिलाएं क्या थी? बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी। ये उन्होंने इसमें बताया है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने बच्चे पीठ पर लटकती हुई टोकरी में डाले हुए थे। अर्थात उन्होंने अपने पीठ पर टोकरी बांध रखी थी कपड़े से, और उस टोकरी में क्या थे? उनके छोटे बच्चे थे। बच्चों को पीठ पर बांधते हुए वो काम कर रही थी। कुछ औरतें पूरी ताकत चलाकर जमीन पर कुदाल चला रही थी, अर्थात जैसे बैल और ट्रैक्टर के द्वारा खेत को जोतते ना, वो औरतें स्वयं ऐसा कार्य कर रही थी। एक कर्मचारी से पूछने पर पता चला कि इन पहाड़ियों के कारण पर्वतों के रास्ते बनाए गए हैं। अर्थात समझ गए ना कि आप जब भी सिक्किम में जाओगे, वहाँ की जो सड़कें हैं, जो मुख्य रास्ते हैं, वो सब किसने बनाए हैं? सिक्किम राज्य की जो औरतें हैं उनकी कठिन परिश्रम से, जिनको लेखिका ने क्या कहा? पहाड़ी ने। एक कर्मचारी से पूछने पर पता चला कि इन पहाड़ियों के कारण पर्वतों के रास्ते बनाए गए हैं, जिनके द्वारा आप आगे जा रहे हैं। लेखिका ने जितेन से कहा कि बड़ा कठिन काम है। तब जितेन ने बताया कि थोड़ी सी चूक हो जाने पर काम करने वालों की जान भी जा सकती है। तब लेखिका को सिक्किम सरकार का बोर्ड याद आया। बोर्ड पर क्या लिखा था? आप ताज्जुब करेंगे, पर इन सारे रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। अर्थात ये रास्ते वहाँ के सामान्य स्थानीय लोगों ने बनाए हैं, और रास्ते बनाते हुए कभी कभी वो खाई में गिरकर मर जाते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अचानक लेखिका को पलामू और गुमला के जंगलों में पत्तों की तलाश करने वाली युवतियों का ध्यान आया। अर्थात वहाँ की कुछ सामान्य औरतें क्या कर रही थी? पलामू और गुमला के जो जंगल है ना, वहाँ पर कुछ चीज़ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी वो?
जो अपने बच्चों को कपड़ों के साथ पीठ पर बांधे हुए थी। ये आप अक्सर इंडिया में, भारत में देखते हो। उन युवतियों की फूले पांव पहाड़ियों के हाथ पर पड़े ठाठों के बारे में सोचने लगी। तो लेखिका क्या कर रही थी, सोच रही थी कि यहाँ की औरतें कितनी मेहनत कर रही है। एक तरफ औरतें पत्थर को तोड़ रही हैं और दूसरी तरफ कुछ औरतें क्या कर रही थी, अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर जंगलों में से आवश्यक सामग्री को ढूंढ रही थी। इनको देखकर लेखक को याद आया कि यहाँ की औरतें कितनी ज़्यादा मेहनती हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यदि सुख चैन एक तरफ है तो दुख दर्द दूसरी तरफ है। आम लोगों की कहानी सर्वत्र एक जैसी है, अर्थात गरीब लोग हर जगह एक ही जैसे होते हैं, वो हमेशा मेहनत करते हैं और गरीब रहते हैं। लेखिका को उदास देखकर जितेन ने समझाया कि यही इस देश की आम जनता है जिसे हम कभी नहीं देख सकते, जिसे हम कभी भी देख सकते हैं। अर्थात ऐसे कार्य करने वाले हमें संपूर्ण भारतवर्ष में दिख जाएंगे, चाहे वो सिक्किम है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, या फिर अपना कर्नाटका है। लेखिक उसके बाद अपना हाँ, आप इनको नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखो जिससे आप इतने पैसे खर्च करके आए हो। ये उसके ड्राइवर ने कहा कि आप इन औरतों को मत देखो, ये तो बेचारे यहाँ के गरीब लोग हैं, इनका तो कार्य यही है, यही वो कार्य करते रहते हैं, आप क्या करो, सुंदरता को देखो। अब लेखिका के मन ही मन सोचने लगी कि ये आम जनता नहीं बल्कि जीवन का संतुलन है, जो जो बहुत कम लेकर समाज को अधिक वापस कर देता है। समझ गए ना, कि बहुत कम जंगलों से पहाड़ों से लेते हैं, लेकिन उसके बदले में इतनी महान सड़कों का निर्माण इन्होंने किया है। जब लेखिका जीव की तरफ मुड़ने लगी तब वे पहाड़ी ने किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और जीवन लहराता हुआ नजर आया। अर्थात इतना कठिन परिश्रम करते हुए भी उनके अंदर खुशी की झलक थी। ऊंचाई पर चढ़ते समय जितेन ने लेखिका को बताया कि हम प्रत्येक मोड़ पर हेयर बैंड पर ऊंचाई पर तेजी से चढ़ जाएंगे। हेयर पिन बेड से पहले एक पड़ाव था जहां 7-8 वर्ष के पहाड़ी बच्चे स्कूल से वापस आ रहे थे और वे लिफ्ट मांग रहे थे। तब जितेन ने ही बताया कि रोज ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के स्कूल जाते हैं। लेखिका द्वारा स्कूली बस के बारे में पूछे जाने पर जितेन ने हंसकर कहा कि इस पहाड़ी इलाके पर एक ही स्कूल है। उसने ये भी कहा कि ये बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त अपनी माताओं के साथ पशु चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारे भारे गट्ठर भी लाते हैं। धीरे धीरे खतरा बढ़ता जा रहा था, अर्थात ऊंचाई की तरफ जा रहे थे। सड़क बहुत संकरी हो रही थी, अर्थात बिल्कुल कम जगह थी उसमें। रास्ते पर जगह जगह चेतावनी लिखी थी। थोड़ी दूर पर चेतावनी दी गई थी कि यहाँ चारों ओर नरभक्षी हैं। वहाँ और कोई नरभक्षी तो नहीं मिले, पर लंबे लंबे बालों वाले याक अवश्य मिले। नरभक्षी समझ गए ना, वहाँ की सामान्य जो जनजातियाँ हैं, और इसके अलावा वहाँ के जो पशु हैं जो इंसानों को खा जाते हैं, उन्हें नरभक्षी कहते हैं। तो वो तो मिले नहीं, लेकिन लंबे लंबे वाले क्या मिले, याक मिले। याक एक पशु होता है, उसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। ये आपको कश्मीर में भी मिल जाएगा, उत्तराखंड में मिल जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में भी मिल जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। शाम को लेखिका ने देखा कि पशुओं तथा लकड़ियों के भारी गट्ठर सिर पर उठाकर औरतें वापस लौट रही है। आकाश में धुंध और बादल थे। चाय के हरे भरे बागानों में कुछ युवतियां अर्थात लड़कियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। ये बोकू क्या था, सुन लो। चाय पत्ती को डालने के लिए जो बांस से बना जो गोल गोल एक डिब्बा होता है, डिब्बा तो नहीं बोलेंगे आप, टोकरी होती है, उसे क्या बोलेंगे, बोकू बोलेंगे। वो पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी।
लेखिका ने एक गोरे रंग की नवयौवना को देखा। नवयौवना समझ गए ना, जवान लड़की को देखा जिसने लाल रंग का बोकू पहना हुआ था, जिसे देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध होकर चीख पड़ी। यूमथांग पहुंचने से पूर्व यात्रियों ने एक छोटी सी शांत बस्ती लायुंग से विश्राम करना था। यहाँ वे तिस्ता नदी के किनारे पर लकड़ी के छोटे से मकान में ठहर गए। ऊपर से बहता झरना नदी में मिल रहा था। चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर लेखिका सोचने लगी कि हमारी वर्तमान पीढ़ी में प्रकृति के सौंदर्य के साथ हानि करके स्थिति पहुंचाई है। वह एक अक्षम्य अपराध है। अक्षम्य समझ गए ना, जिसे क्षमा न किया जाए। बहते पानी को लेखिका ने अपनी अंजलि में भर लिया और एक कुछ संकल्प करने का विचार बनाया। लेखिका वह कमजोर व्यक्ति के सामने प्रार्थना करने लगी। वह मन ही मन कहने लगी कि मेरे भीतर की सारी तामसी भावनाएं इस पानी में बह जाए और मेरा मन निर्मल हो जाए। ठीक है ना। रात होने पर जितेन लकड़ी के खिलौने से गाने की धुन बजाने लगा। जितेन कौन था? ड्राइवर था उसका। सभी नाचने लगे। 50 वर्षीय मणि ने अपनी नृत्य कला से सबको हैरान कर दिया और लेखिका सोचने लगी कि ये आनंद कहाँ से आता है। तो उनमें से कोई एक 50 साल की औरत थी, वो अपना डांस वांस करने लगी। उसको देख के उसे अच्छा लगा। ठीक है ना। देखते हैं वीडियो कितना हो गया। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। लायुंग का सवेरा तिस्ता नदी के समान शांत था। ये भी एक जगह है अपने सिक्किम में। यहाँ के लोगों की आजीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती व दारू यानी शराब था। लेखिका सवेरे सवेरे बर्फ़ देखने की इच्छा से बाहर निकली, पर वहाँ बर्फ़ का एक टुकड़ा भी नजर नहीं मिला। वहीं एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण यहाँ बर्फ़ बहुत कम पड़ती है। उसने ये भी बताया कि कटाओ भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वह अवश्य बर्फ़ मिलेगी। तो कटाओ वहाँ सिक्किम में एक जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ पे बर्फ़ अवश्य मिलेगी। वहाँ एक जवान लड़के ने लेखिका को बताया। कटाव वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उस युवक की पत्नी बड़ी उत्सुकता से लेखिका को देख रही थी। लेखिका एक गौ माता ने उसका महुआ गुड़प कर लिया। उसने मीठी झड़कियाँ देकर गौ माता को भगा दिया। अब सभी कटाओं की ओर चढ़ने लगी। रास्ता पहले से भी खतरनाक था। धुंध के साथ साथ बारिश भी थी, जिससे बड़ी कठिनाई हो रही थी। जितेन सतर्क होकर गाड़ी चला रहा था, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर वो चूक करता तो दुर्घटना हो सकती, जान जा सकती थी। जगह जगह चेतावनी लिखी थी कि दुर्घटना से देर भली, अर्थात गाड़ी धीरे चलाएं। आधा रास्ता तय करने के बाद धुंध हट गई। नार्गे ने कहा कि कटाव के समान न इतनी ऊंचाई पर स्विट्जरलैंड है, न ही इतना सुंदर है। मीनिंग समझ गए ना कि स्विट्जरलैंड तो एक सामान्य धरती पे समतल पर एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन ये जो कटाव बता रहे हैं ये काफ़ी ऊंचाई पर है और स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा अति सुंदर है। ठीक है ना। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसका हम तीसरा पार्ट भी बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।